पार्लियामेंट विधानसभा रिपोर्टर हिंदी डिक्टेशन गति 140 शब्द प्रति मिनट। बी रेडी। डिक्टेशन स्टार्ट होगी 5 सेकंड बाद। स्टार्ट। महोदय, जो अंतिम बात मैं कहना चाहता हूँ वह यह है कि जो काला धन इस समय हमारे देश के अंदर है और उसका खात्मा हमारे कामों से नहीं हो सकता है। इसके संबंध में बहुत से लोगों ने सुझाव दिए हैं कि अगर इस काले धन को समाप्त करना है तो सरकार को देश में डिमोनेटाइजेशन करना चाहिए। मैं समझता हूं कि सरकार को इस संबंध में कोई कारगर कदम उठाना चाहिए। डिमोनेटाइजेशन से इस बीमारी को, काले धन की बीमारी को दूर किया जा सकता है और इससे कम में यह चीज़ दूर होने वाली नहीं। आज देश के अंदर जो महंगाई है, आज देश के अंदर जो योजना के संबंध में जो खतरा पैदा हो गया है, हमारी मूल्य नियंत्रण संबंधी जो नीति है वह असफल होने जा रही है। तो अगर सरकार सचमुच में इन चीज़ों पर नियंत्रण करना चाहती है, सचमुच में योजना को बचाना चाहती है और मूल्यों पर नियंत्रण ठीक ढंग से लागू करना चाहती है, तो देश के अंदर जो काला धन है उसको हमेशा के लिए समाप्त करना होगा और उसके लिए डिमोनेटाइजेशन के अलावा और कोई दूसरा कदम नहीं है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि सरकार को इस दिशा की ओर बढ़ना चाहिए। पैरा। उपसभापति जी, जो विधेयक सदन के सामने प्रस्तुत है मैं उसका समर्थन करता हूं। आज देश में जो सबसे ज़्यादा परेशानी है वह केवल ब्लैक मार्केट को लेकर है। यह जो काला बाजार देश में चल रहा है उसकी वजह से ही सारी परेशानियां हैं और इस काले बाजार के ब्लैक मनी है। अभी जो शासन करने वाली सरकार है वह दो तरह की बातें करती है। शायद सरकार आज की स्थिति को सुधार सकती थी, लेकिन एक तरफ तो पावर में रहने का हौसला है और इसके लिए जितना पैसा खर्च करने की ज़रूरत होती है वह करती रहती है। जब तक यह हौसला बना रहेगा तब तक हमारे देश से काला धन नहीं जा सकता है। मैंने पिछले इलेक्शन के ज़माने में देखा कि उसने अपने उम्मीदवार को चुनाव लड़ने के लिए करीब 2 लाख रुपया दिया था। यह मेरी जानकारी है। करीब करीब 2-2 लाख रुपया एक उम्मीदवार के ऊपर खर्च करने के लिए मिला। उस पार्लियामेंट के इलेक्शन को जीतकर शासन में कायम रखने के लिए जो पार्टी 2-2 लाख रुपया एक साधारण उम्मीदवार पर खर्च करती है, वह जो बड़े बड़े उम्मीदवार हैं उन पर कितना खर्च करती होगी, इसका अंदाज़ा ही लगाया जा सकता है। आखिर यह रुपया कहाँ से आता है? ओपन मार्केट से तो यह रुपया नहीं आता। वह रुपया आएगा तो उसी ब्लैक मनी में से आएगा जो गवर्नमेंट अपने चुनाव को लड़ने के लिए इस तरह का चंदा करना चाहती है। निश्चित तरीके से वह देश में चाहती है कि ब्लैक मनी कायम रहे, जिससे उसका भी शासन कायम रहे। इसको रोकने का क्या उपाय होगा? इसी को रोकने के उपाय करने हेतु यह विधेयक है। पैरा। उपसभाध्यक्ष महोदय, मैं कई सालों से देख रहा हूँ कि हमारे सामने हर साल घाटे का बजट आता है और कोई न कोई नया टैक्स हर साल बढ़ा दिया जाता है। जब टैक्स बढ़ा दिया जाता है तो उससे वस्तुओं की कीमत भी बढ़ जाती है। उन वस्तुओं की कीमत बढ़ जाती है तो सरकारी कर्मचारी और दूसरे कर्मचारियों को महंगाई भत्ता बढ़ाने के लिए आंदोलन करना पड़ता है। मजदूर भी महंगाई भत्ता बढ़ाने के लिए हड़ताल करते हैं और इस तरह से कई दिनों तक यह झगड़ा चलता रहता है, जिससे देश में कोई उन्नति नहीं हो पाती है। इसलिए मैं यह निवेदन करना चाहता हूँ कि सरकार को अपनी इस नीति में परिवर्तन करना चाहिए। हमें यह बतलाया जाता है कि योजनाओं को कार्यान्वित करने के लिए धन की आवश्यकता है और इसकी वजह से नए नए टैक्स अगले साल आ रहे हैं तो लगाने जरूरी हो जाते हैं। मैं एक देहात का आदमी हूँ। देहात के आदमी को इस बजट को देखने से कोई आशा मालूम नहीं देती। वह इस बजट में
कोई ऐसी बात नहीं देखता जिससे अगले साल देहातों में कोई नई योजना शुरू की जाएगी ताकि उनके जीवन के आय व्यय में सुधार हो सके तथा उनकी आमदनी में बढ़ोतरी हो सके। इसलिए मेरा निवेदन यह है कि माननीय वित्त मंत्री जी को इस तरफ भी ध्यान देना चाहिए जो कि अभी तक नहीं दिया गया है। मैं आपके सामने कुछ सुझाव रखना चाहता हूँ। सरकार अगर अपनी आमदनी को अच्छी तरह से उपभोग करती है तो सरकार ने जो टैक्स आज लगाए हैं उनको लगाने की आवश्यकता नहीं होती। महोदय, पहली बात मैं यह निवेदन करना चाहता हूँ कि सरकार अपने प्रशासन के ऊपर जो खर्च करती है वह ज़रूरत से ज़्यादा है। मैं अपने प्रदेश के देहातों की बात करता हूँ। मैंने देखा है कि पहले हमारे 25-30 गांवों के बने एक सर्किल में एक ही छोटा अफसर रहता था। अब तो वहाँ गांव-गांव में पंचायत का सेक्रेटरी है, ग्राम सेवक है, ग्राम सेविका है और इस तरह के कई छोटे मोटे अफसर हो गए हैं। अब हमारे यहाँ सर्किल में नौकरों की संख्या ज़रूरत से ज़्यादा बढ़ गई है। पंचायत समिति में और जिला परिषद में कई नौकर बढ़ गए हैं। जिले में डिप्टी कलेक्टर या कमिश्नर के वहाँ भी हद से ज़्यादा बड़े अधिकारी भरे हुए हैं। इतने लोगों की वहाँ पर आवश्यकता नहीं है। जब कोई नया बड़ा अफसर रखा जाता है या कोई नया दफ्तर खोला जाता है तो उसके लिए बिल्डिंग और क्लर्क तथा चपरासी रखने पड़ते हैं। उनके भत्ते, उनके मोटरों, पेट्रोल का खर्च, ड्राइवरों का वेतन, इस तरह से सरकार का खर्चा बढ़ता ही चला जाता है। अतः मेरा निवेदन यह है कि इस तरह की फिजूल खर्ची की आवश्यकता नहीं है। शासन को एक कमेटी बनाकर इस चीज़ की जांच करनी चाहिए ताकि अनावश्यक सरकारी खर्चे में कमी हो सके। पैरा महोदय, खाद की स्थिति के संबंध में सरकार ने जो समीक्षा प्रकाशित की है उससे ज्ञात होता है कि स्थिति अत्यंत गंभीर है। अवर्षण के कारण अनेक राज्यों में फसल को बहुत नुकसान पहुंचा है। महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, मैसूर, आंध्र प्रदेश और उड़ीसा के कुछ भाग इस अवर्षण से सबसे अधिक प्रभावित हुए हैं। संकट की गंभीरता का अनुमान इस बात से भी लग सकता है कि इस समय 20 लाख व्यक्ति भिन्न भिन्न राज्यों में राहत के कार्य पर लगे हैं। हमारे अनुमान के अनुसार मार्च के महीने में यह संख्या 50 लाख तक हो जाएगी। प्रश्न है कि देश में कितने अनाज की कमी है? क्या सरकार उसका कोई ठीक अनुमान लगा सकी है? कुछ क्षेत्रों में यह शिकायत की जाती है कि खाद्य मंत्री महोदय, अनाज की कमी के आंकड़े 140 से 150 लाख मीट्रिक टन तक पहुंच सकते हैं। प्रश्न होता है कि क्या ये आंकड़े ठीक है? सभी इस बात को स्वीकार करेंगे कि आंकड़े एकत्र करने की सरकारी प्रणाली दोषपूर्ण है। यह भी कहा जाता है कि परिस्थिति को जितना गंभीर बताकर पेश किया जाता है उतनी गंभीर परिस्थिति नहीं है। पूछा जाता है कि अगर देश में सचमुच में अनाज की कमी है तो यह क्या कारण है कि कमी वाले क्षेत्रों में भी काले बाजार में अधिक दाम देकर जितना अनाज प्राप्त करना चाहे कर सकते हैं। शायद सरकार भी इस प्रश्न पर एक मत नहीं है कि देश में कितने अनाज की कमी है। आज के ही समाचार पत्रों में प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने लंदन के एक समाचार पत्र को जो भेंट दी है उसका विवरण छपा हुआ है। प्रधानमंत्री महोदय का कहना है कि मैं उन्हीं के शब्दों को उद्धृत कर रहा हूँ। भारत में अन्न की कमी उतनी अधिक नहीं है जितनी कमी उसके अच्छे ढंग से वितरण की है। फिलहाल देश में अनाज का समान वितरण नहीं हो पा रहा है। उन्होंने यह भी कहा है कि देश में अनाज की कमी है लेकिन भुखमरी की हालत नहीं है। अनाज की कमी का खाका बहुत ही बड़ा चढ़ाकर खींचा गया है। सरकार जिस तरह से भिन्न भिन्न देशों से, वहाँ की सरकारों से, गैर सरकारी संस्थाओं से अनाज या दूध का पाउडर या अन्य उपयोग की वस्तुएं प्राप्त करने का प्रयत्न कर रही है, उससे तो यह पता लगता है कि परिस्थिति भयावह है। पैरा महोदया, एक बात साफ है कि अन्न की कमी के सवाल को कानून या व्यवस्था का सवाल बनाकर हल नहीं किया
जा सकता। केरल में जो कुछ हुआ या पश्चिम बंगाल में जो कुछ हो रहा है या अन्य प्रांतों में जो कुछ हो सकता है, उससे एक बात साफ है कि यदि राज्य सरकारें लाठी या गोली से जनता के असंतोष को दबाने का प्रयत्न करेंगी तो उसके परिणाम अच्छे नहीं होंगे। पूर्णविराम।